Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम अपने एप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान आप सभी का स्वागत करते हैं। और ये इस कोर्स टाइटल का एप्लाइड साइकोलॉजी के कोर्स का ये अंतिम सत्र है, यानी सत्र। और हमारे वो है एमर्जिंग एरियाज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं वो उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस सत्र में। और साथ ही साथ हम अपने इस सत्र के अंत में इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि मनोविज्ञान जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है उसमें आगे की दिशा निर्देश या आगे किस प्रकार से उसमें हमें बढ़ना है, इस पर भी एक हम चर्चा करेंगे। और आज हम जो मनोविज्ञान जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है उसमें किस तरह की जो फील्ड्स हैं, उभरती हुई फील्ड्स हैं, वो किस तरह से कार्य कर रही हैं, उनकी क्या विषय वस्तु है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी साइकोलॉजी की, यानी सामुदायिक मनोविज्ञान। और ये जो विषय वस्तु है ये अप्लाइड साइकोलॉजी का एक ऐसी हम कह सकते हैं उभरती हुई ये एक विषय है जिसमें कहीं ना कहीं हम इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि जो इंडिविजुअल है, चूँकि वो सोसाइटी में रहता है, वो लोगों के बीच में रहता है, वो एक सोशल बीइंग है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अकेला नहीं रहता, वो एक सोशल बीइंग होता है। और वो सोसाइटी का हिस्सा होने के साथ साथ वो किसी न किसी ग्रुप का वो हिस्सा होता है, यानी समूह का वो एक सदस्य होता है। और साथ ही साथ हर व्यक्ति किसी न किसी कम्युनिटी का भी हिस्सा होता है, चाहे वो उसकी हम कह सकते हैं कम्युनिटी का स्तर रिलीजियस हो सकता है, यानी रिलीजन बेस्ड हो सकता है, उसकी कम्युनिटी का जो स्तर है वो सिटी वाइज हो सकता है, वो नेशन पे डिपेंड कर सकता है, वो टाउन पे डिपेंड कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अलग अलग कम्युनिटीज़ का, और ये कम्युनिटीज़ जो हम बनाते हैं ये सेल्फ यानी हम अपने खुद की चॉइसेस से इन कम्युनिटीज़ को भी कई बार ज्वाइन करते हैं। और साथ ही साथ कुछ कम्युनिटीज़ के हम बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर होते हैं, यानी कि कुछ कम्युनिटी की सदस्यता हमें जन्म के साथ मिल जाती है और कुछ कम्युनिटीज़ की सदस्यता हम आगे चल के ग्रहण करते हैं, यानी हम अपने जीवन में उन कम्युनिटीज़ के सदस्य अपनी इच्छा से बनते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो समुदाय हैं या कम्युनिटीज़ हैं ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही अभिन्न अंग होते हैं और इनका हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। यानी कि कम्युनिटी जो होगी उसका हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और इसलिए ये जो इम्पैक्ट होगा कहीं ना कहीं ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को एज एन इंडिविजुअल फ्रॉम द वेरी बर्थ से हमारी पूरी लाइफ तक ये इम्पैक्ट करते रहते हैं हमको। उसके बाद जो हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट है ये उसको भी प्रभावित करते हैं। देन जो हमारा हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारी फंक्शनिंग है वो भी प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ का हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और उसका एक प्रमुख कारण ये है कि कम्युनिटीज़ हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं। और कहीं ना कहीं कम्युनिटी का एक सदस्य होने के नाते यानी मेंबरशिप
of community is very critical या important। हमारे लिए एक कम्युनिटी का मेंबर होना और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो हमारी सदस्यता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए हम कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपने निर्णय लेते हैं, बहुत सारे अपने जो बिहेवियर हैं उसके अकॉर्डेंस में करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल लाइफ पे कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसलिए साइकोलॉजी में कम्युनिटी की जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर और किस तरह से जो कम्युनिटी है उससे हम इंटरेक्ट करते हैं, उन सभी बातों पर, उन विषयों पर जो अध्ययन किया जाता है वो कम्युनिटी साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसलिए सामुदायिक मनोविज्ञान को जो उसका विषय वस्तु है वो इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसमें जिन बातों पर अध्ययन किया जाता है, जिन बातों का उसमें हम कह सकते हैं कि उन पे स्टडीज़ की जाती हैं या जिन बातों का इस क्षेत्र में, इस कम्युनिटी साइकोलॉजी के फील्ड में जिन बातों का अध्ययन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारी ओवरऑल लाइफ में उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। और अगर हम कम्युनिटी साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव देखें तो कम्युनिटी साइकोलॉजी एम्फेसाइजेस द कम्युनिटी एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स लाइफ। तो जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कम्युनिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। इसलिए जो उसके होने वाले जितने भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट्स हैं और किस तरह से एक इंडिविजुअल कम्युनिटी की मेंबरशिप होल्ड करता है, किस तरह से वो उसके अपनी कम्युनिटी में इंटरेक्ट करता है, किस तरह से वो अपनी कम्युनिटी से प्रभावित होता है, किस तरह से उसकी कम्युनिटी उस इंडिविजुअल को ट्रीट करती है उसके साथ और कहीं ना कहीं उससे वो कम्युनिटी भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार के जितने भी इंटरेक्शंस हैं उन सभी को हम लोग कम्युनिटी साइकोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। और ये जो कम्युनिटीज़ हैं ये ज्योग्राफिकल भी हो सकती हैं, यानी ये क्षेत्र के आधार पर भी हो सकती हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले अभी बात की थी, सिटी के आधार पर, विलेज के आधार पर, नेशन के आधार पर, या इस प्रकार की जो भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसके आधार पर हमारी कम्युनिटी हो सकती है। उसका हम कह सकते हैं कि हम उस कम्युनिटी के सदस्य हो सकते हैं, या फिर कोई कम्युनिटी हमारे लिए विशेष प्रकार का हमारे लिए महत्व रखती हो, या हम उसके सदस्य स्वतः होना चाहते हैं, अपनी इच्छा से बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज़ के हम मेंबर होते हैं। देन हम बात करेंगे कि कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किन बातों पर ध्यान देते हैं या किन बिंदुओं पर उनका विशेष ध्यान रहता है। तो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मीनिंगफुल जो इंटरेक्शंस हैं एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी, यानी व्यक्ति, इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच में जो भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं और उसकी वजह से किस तरह से इंडिविजुअल का जो शेप होता है, यानी कि जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो उसकी ओवरऑल थॉट प्रोसेसिंग है, जो उसकी हम कह सकते हैं उसके एक्सपीरियंसेस हैं, और उसके आधार पर जो उसकी शेपिंग होती है, यानी जो उसकी बिहेवियरल जो हम कह सकते हैं शेपिंग है, कहीं ना कहीं इस इंटरेक्शन से वो भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हम एज ए कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट इस सभी पहलुओं पर हमारा इंटरेस्ट होता है और हम इन सब को अध्ययन करते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट concept is about community psychology is that community psychology is a transdisciplinary subject, यानी कि जो कम्युनिटी साइकोलॉजी की विषय वस्तु है वो ट्रांसडिसिप्लिनरी होती है। और ट्रांसडिसिप्लिनरी से यहाँ पर ये अर्थ है कि चूँकि कम्युनिटी साइकोलॉजी में जो रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल न हो करके वो, चूंकि कम्युनिटी साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन करना आसान नहीं होता और क्वांटिटेटिव मेथड्स को इसमें उपयोग करना
इजी नहीं होता। इसलिए कम्युनिटी साइकोलॉजी में जो अध्ययन होते हैं ज़्यादातर वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, और मनोविज्ञान की जो मुख्य हम कह सकते हैं जो धारा है वो कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा फोकस क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ रहता है। इस वजह से जो कम्युनिटी साइकोलॉजी है और उसका जो फोकस है वहाँ पर जो हम कह सकते हैं रिसर्च मेथड्स जो ज़्यादा उपयोग में आते हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव नेचर के ज़्यादा होते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, जो कम्युनिटी साइकोलॉजी की विषय वस्तु है वो कहीं ना कहीं अदर सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार के जो विषय वस्तु हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा शेयरिंग होती है कम्युनिटी साइकोलॉजी की। तो इस प्रकार की जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है इस विषय का, और अलग अलग विषय वस्तु से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थॉट्स और पर्सपेक्टिव्स बोरो किए जाते हैं या शेयर किए जाते हैं। इसलिए कम्युनिटी साइकोलॉजी जो है वो उसका नेचर ट्रांसडिसिप्लिनरी है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी। अब हम बात करेंगे कि विद इन द कम्युनिटी जो हमारी एक इंडिविजुअल की जो हम कह सकते हैं जो स्थान होता है उसकी वजह से और उसकी मेंबरशिप की वजह से, यानी ड्यू टू द मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, हर इंडिविजुअल में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है, यानी कि उसके अंदर ये भाव होता है कि वो किसी पर्टिकुलर समुदाय का एक हिस्सा है या उसका एक वो बहुत ही अभिन्न अंग है। और ये जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है, यानी कि जो व्यक्ति उस समुदाय को बिलोंग करता है वो कहीं ना कहीं उसको एक सेंस ऑफ पर्पस, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये प्रोवाइड करता है। और ऐसे में वो व्यक्ति, उसके अंदर जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है वो और स्ट्रांग होता है, और ये व्यक्ति जितना ज़्यादा समय अपने कम्युनिटी के साथ रहता है और अपनी कम्युनिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो सोसाइटी से हम कह सकते हैं उसको, जो उसकी कम्युनिटी से उसको हम कह सकते हैं रिटर्न मिलता है, वो उसकी वजह से भी वो मेंबर या वो इंडिविजुअल कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी से बहुत अटैच्ड होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ म्यूचुअली सपोर्टिव नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स इज एसोसिएटेड विद हेल्थ, वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये देखा गया है कि दैट जो व्यक्ति जिसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है किसी पर्टिकुलर समुदाय को लेकर के या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस सेंस ऑफ बिलोंगिंग की वजह से और अपने सदस्यता की वजह से उसको जो सपोर्ट मिलता है अपने कम्युनिटी से, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो उसकी ओवरऑल हेल्थ है, यानी यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ, उसका ओवरऑल वेलबींग और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सभी बेहतर होती है जब व्यक्ति किसी समुदाय को, जो उसकी बिलोंगिंगनेस है, जब वो फील करता है कि वो किसी समुदाय का अभिन्न अंग है, या वहाँ से उसको जब सेंस ऑफ पर्पस मिलता है या सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब उसको महसूस होती है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, इनसे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने अंदर एक सुदृढ़ता महसूस करता है और कहीं ना कहीं उसकी जो ओवरऑल जो वेलबींग है वो उसकी बेहतर होती है। और इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि कोविड-19 पेंडेमिक जब एक हमारे अभी जस्ट 2020 में जब ये पेंडेमिक घटा था, तो उस समय बहुत सारी ऐसी उस समय बिहेवियर्स देखने को मिले जिसमें ये देखा गया दैट द फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ एंड फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिगर of community action and contributes to several psychological benefits। यानी कि उस दौरान में लोगों के अंदर एक increased sense of
कम्युनिटी देखने को मिला। और केवल यही नहीं, इसके अलावा ये भी उसमें देखने को मिला दैट एवरी इंडिविजुअल was worried for collective well-being of the community. और ये बात ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो हमारे ओवरऑल कम्युनिटी एक्शंस हैं, जैसे अगर उदाहरण के लिए हम लें तो कोविड-19 जब पेंडेमिक आया था तो उस दौर में ये देखा गया कि बहुत से लोगों ने उस दौरान दूसरे लोगों की मदद की, चाहे वो उनके भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो उनकी देखभाल करने की व्यवस्था हो, चाहे वो उनके लिए जिस भी प्रकार के अरेंजमेंट्स करने की बात हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी थे उस समय जो होमलेस थे या जिनके पास सपोर्ट नहीं था या जिनके पास प्रॉपर हम कह सकते हैं काम करने के लिए उनके पास साधन नहीं थे। उस तरह के लोगों की बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर के मदद की, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्राइसिस की सिचुएशन में लोगों के अंदर जो ये सेंस ऑफ कम्युनिटी की जो फीलिंग होती है वो बढ़ गई और कहीं ना कहीं उनको लगा कि ओवरऑल सबके वेलबींग के लिए उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने आगे बढ़ करके सभी की मदद की। तो ये जो एक हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी के प्रति जो डेडिकेशन है या कम्युनिटी के प्रति जो हमारा जो एक हम कह सकते हैं लगाव है या कम्युनिटी से रिलेटेड जो हमारे एक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसके दौरान ये पूरी तरह से विजिबल हुए। और यहाँ तक भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने जो कि जिनके घरों में जो दूसरे लोग कार्य करते हैं उनको उन्होंने उनकी सैलरीज दी और उनको प्रॉपर मदद की। तो इस प्रकार के भी बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल एक दूसरे की मदद करना और अपनी कम्युनिटी के साथ एक जुटता बना करके रखना, एक दूसरे की केयर करना, इस प्रकार के जितने भी बिहेवियर्स हैं, जितने भी इंटरेक्शंस हैं, ये हम कह सकते हैं कि एक क्राइसिस की सिचुएशन में ये सभी बिहेवियर्स देखने को मिले, जो कि वैसे भी इस तरह के बिहेवियर्स रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं, जो इंटरेक्शंस हैं बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, ये कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। बट एक क्राइसिस की सिचुएशन में ये जितने भी इस प्रकार के बिहेवियर्स हैं वो सरफेस पे आ गए, यानी वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले। अब हम बात करेंगे दैट कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट्स आर कंसर्न विद एलिवेटिंग सफरिंग, रिड्यूसिंग हार्म एंड सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स वेलबींग। यानी कि कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है अगर हम कहें तो वो क्या है, उसमें उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू रिड्यूस सफरिंग। यानी यदि कोई इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है विद इन द कम्युनिटी, उसको कोई समस्या है या किसी कम्युनिटी को कोई समस्या है, एज अ कम्युनिटी इन टोटलिटी अगर किसी कम्युनिटी को कोई समस्या है, वो कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड हो सकती है, डिप्राइव्ड हो सकती है या डिसएडवांटेज्ड हो सकती है या वल्नरेबल हो सकती है। इस तरह के जितनी भी जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं या जो उसमें जो उसके मेंबर्स हैं, उनकी जो सफरिंग्स हैं, यानी जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी जो हम कह सकते हैं कि दिक्कतें हैं, उनको किस प्रकार से कम किया जाए, किस प्रकार से उनको दूर किया जाए, और जो भी हार्म यानी कि किसी भी प्रकार का जो नुकसान या किसी प्रकार का कोई हम कह सकते हैं दुर्घटना या घटना जो उनको हो सकती है, उससे उनको बचाया जाना। एंड ऑल्सो सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड वेलबींग, यानी कि इंडिविजुअल्स को इस तरह से मदद करना विद इन देयर कम्युनिटी फ्रेमवर्क, ताकि वो एक वेलबींग भरी अपनी जो एक लाइफ है वो उसको अचीव कर सकें। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं, उनका ये फोकस होता है कि वो किस प्रकार से कम्युनिटीज़ का कम्युनिटी लेवल पे उसकी सफरिंग को दूर कर सकते हैं, उसकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो उस कम्युनिटी के मेंबर हैं उनकी समस्याओं को वो कैसे दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको वो रिलीफ दे सकते हैं, और वो ऐसे कौन से एक्शंस या इस तरह के इंटरवेंशंस कर सकते हैं जिससे जो नुकसान है या जो हार्म है
जो किसी भी प्रकार की कोई चोट या किसी प्रकार की कोई नुकसान की जो भावना है वो न हो। और इस तरह की, जैसे हम आजकल देखते हैं कि कई बार ये देखा गया है दैट देयर आर इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग, या फिर इस प्रकार की बहुत से ऐसे एक्शंस हो जाते हैं जिसमें कई बार एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के प्रति एक हेट्रेड की फीलिंग आ जाती है। तो इस प्रकार की जो इंसिडेंट्स होते हैं उनकी वजह से जो कम्युनिटी टेंशन होती है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए और इसकी वजह से कम्युनिटीज़ का कोई हार्म ना हो, इंडिविजुअल्स का कोई हार्म ना हो, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट अपना कार्य करते हैं। देन वी टॉक अबाउट सोशल इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटी हम उस परिस्थिति को कहते हैं जब किसी भी इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को जो रिसोर्सेज हैं विद इन द सोसाइटी या विद इन द नेशन, उसमें उसको प्रॉपर हम कह सकते हैं कि हिस्सेदारी नहीं मिलती। तो इस प्रकार की जब कंडीशन होती है तो इट डिनोट्स सोशल इनइक्वालिटी। और कहीं ना कहीं इस तरह की जब परिस्थिति होती है तो वो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिस्ट्रेस एंड डिजीज़ का वो रूप लेती है या उस तरह से वो मैनिफेस्ट होती है। और यदि हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो हम अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर लें, या अगर हम एक और बात करें इसमें, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अक्सर बात होती है कि दैट हमारे, अगर हम इंडिया की ही पर्सपेक्टिव की बात करें तो यूजुअली ये देखा गया है और इस बात को बहुत बार हाईलाइट किया जाता है दैट जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ हाईली अनइक्वल, एंड ऑल्सो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लोगों के पास जो साधन है, संसाधन है, उनमें जो उनकी हिस्सेदारी है वो काफ़ी हद तक उसमें डिस्क्रिपेंसी है और बहुत अधिक लोगों के पास बहुत कम है और बहुत कम लोगों के पास बहुत अधिक है। तो इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी है उसकी बात होती है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं जो कि ड्यू टू सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, उस तरह की भी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एड्रेस किया जाना और उसको भी सोशल इनइक्वालिटी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और इस प्रकार की जितनी भी ये परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं ये एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रेस होता है, यानी उनको एक प्रकार का हम कह सकते हैं तनाव होता है, और साथ ही साथ इसकी वजह से उनको बहुत तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स भी कई बार होती हैं। देन इनइक्वालिटी विच कैन ऑल्सो बी सोशल एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव सफरिंग, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इनइक्वालिटी से गुजरना पड़ रहा है, यानी उसको संसाधनों में बराबर हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, देन वो पूरी कलेक्टिव कम्युनिटी सफ़र करती है। अगर इसका एक उदाहरण हम लें तो वी कैन जस्ट टॉक अबाउट विमेन, यानी अगर जेंडर के आधार पे अगर हम कम्युनिटी को मानते हैं तो वुमेन जो एक कम्युनिटी है वो बहुत हद तक हम ये पाते हैं कि विद इन द सोसाइटी वुमेन्स आर डिप्राइव्ड ऑफ सो मैनी प्रिविलेजेस, और बहुत लंबे समय तक इस पर बहुत सारे डिबेट्स हुए, इस पर हम कह सकते हैं बहुत सारी मूवमेंट्स हुई, इस पर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस हुई। तो आज भी हम कहीं जा कर के हम कुछ हद तक इन चीज़ों को बदल पाए हैं, इन चीज़ों में हम चेंज ला पाए हैं। और इसके अलावा हम बात करें अगर, तो रेस के आधार पर, कलर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर या कास्ट के आधार पर, अगर इस प्रकार का कोई भी रिलीजन या कास्ट या कलर या इस प्रकार की जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है विद इन द सोसाइटी, तो वो भी कहीं ना कहीं ओवरऑल जो वो कम्युनिटी है और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी कलेक्टिव सफरिंग के लिए वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। देन सोशल इनइक्वालिटी causes both physical and mental issues, and this is as per the WHO report, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
के अनुसार सोशल इनइक्वालिटी जो है उसकी वजह से फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों ही प्रकार के जो इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं। अब अगर हम देखें तो फिजिकल इश्यूज क्यों देखने को मिलते हैं, तो अगर इसका उदाहरण हम बहुत सिंपल रखें तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो कि फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनको प्रॉपर अगर किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम आती है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर कोई फैमिली फाइनेंशियली वीक है तो उसका न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के फैक्टर्स की वजह से ओवरऑल जो फाइनेंशियली जो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक लेवल पे डिस्पैरिटी है उसकी वजह से फिजिकल और साथ ही साथ जो सोशल लेवल पे जो डिस्पैरिटी है उसकी वजह से मेंटल इश्यूज यानी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे दैट ग्रेटर इनकम इक्वालिटी इज एसोसिएटेड विद रेंज ऑफ हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो जैसा हमने अभी भी इस उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयास किया कि अगर हम इसका एक और इम्पैक्ट देखने का प्रयास करें तो जो फाइनेंशियली जो चैलेंज्ड फैमिलीज हैं या वीक फैमिलीज हैं, कहीं ना कहीं जो उनके घर में जो बच्चे होंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझने का प्रयास करें तो उनकी जो एजुकेशन होगी वो अफेक्टेड होगी। और इस वजह से जब उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो वो आगे चल करके जो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। और इस वजह से जो उनकी फर्दर आगे चल के जो इनकम होगी वो भी कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी कम होगी या हम कह सकते हैं कि बहुत वीक होगी। और इस वजह से अगेन जो उनकी ओवरऑल जो हेल्थ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो सोशल हेल्थ हो, हर प्रकार की जो उनके एस्पेक्ट हैं उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। WHO advocates for community based treatment and prevention services that incorporate access to housing, education, employment opportunities and social protection। यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमें एक कम्युनिटी लेवल पर यह प्रयास करना चाहिए, यानी एक सामुदायिक लेवल पर यह हमारे प्रयास होने चाहिए कि हम इस प्रकार की जो इनइक्वालिटी है उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरह से इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसी है हम उसको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम आवर सोसाइटी। और जो कम्युनिटीज़ के बीच में ये डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं हम उसको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, इस पर जो एक्शन लिया जाना है या इसके लिए जो प्रयास किए जाने हैं WHO के अनुसार वो भी कम्युनिटी लेवल पर ही किए जाने चाहिए। यानी कि किसी एक इंडिविजुअल के करने से या बदलाव लाने के प्रयास करने से ये इस तरह के जो हम कह सकते हैं कि गोल्स हैं उनको अचीव करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है। इसलिए हमें एज ए कम्युनिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए दैट एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन। और एज ए कम्युनिटी जब हम इस तरह का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक बेहतर सोसाइटी अपने लिए बनाते हैं और जो हमारे जो सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी जो ओवरऑल वेलबींग है हम उसको एनहांस करते हैं। तो इस तरह का जो एम है उसके लिए भी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं, प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस तरह की चीज़ों को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए एट कम्युनिटी लेवल। इसके अलावा कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड द सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द कम्युनिटी लेवल। यानी कि जो जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि वो किस प्रकार से ऐसे इंटरवेंशंस या इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं कि जो कम्युनिटी लेवल पर जो समस्याएं हैं या जो इनइक्वालिटीज़ जो व्याप्त हैं या जो इस प्रकार की जो डिस्ट्रेस है उसको वो किस तरह के इंटरवेंशंस करके या किस तरह से वो बिहेवियरल
हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशंस को इंट्रोड्यूस करके एट कम्युनिटी लेवल वो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं ताकि इन समस्याओं से हम एज अ कम्युनिटी हम उभर पाएँ या इनसे हम बाहर आ पाएँ। देन वन प्रोमिनेंट वे टू डू दिस इज एम्पावरमेंट, यानी कि सशक्तिकरण। सशक्तिकरण एक ऐसा माध्यम है, एम्पावरमेंट, जिससे हम कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो हमारा उद्देश्य है हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम अ कम्युनिटी साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल, ऑर्गेनाइजेशन and communities develop a critical awareness of their environments, build social networks and social movement and gain control over their lives। यानी कि जो सशक्तिकरण का माध्यम है जिससे हम इंडिविजुअल्स को और इंडिविजुअल्स के एम्पावरमेंट के बाद ऑटोमेटिकली कम्युनिटी विल बी एम्पावर्ड, और इस तरह का जो हमारा प्रयास होता है दैट बाय एम्पावरिंग द इंडिविजुअल्स वी विल एम्पावर कम्युनिटी। और इस प्रकार का जो हम इनिशिएटिव लेते हैं कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो ओवरऑल जो लोगों का हम कह सकते हैं अवेयरनेस है, जो उनका आपस में जो सोशल नेटवर्किंग है, एक दूसरे से जो सामंजस्यता है और जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं, यानी समय समय पर जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, वो भी इसका एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। और इस प्रकार से जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम्युनिटी लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे अपनी लाइव्स का हम कह सकते हैं वो कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, या कहीं ना कहीं वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो किया जाना चाहिए वो अपने लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर उसको करने में सक्षम हो पाते हैं। और एम्पावरमेंट के लिए जो सबसे बड़ा टूल है दैट इज पार्टिसिपेशन, यानी कि सहभागिता। और अगर हमें इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना है, कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना है, तो हमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो इंश्योर करनी होगी एज अ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट दैट इज़ टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ एंड देयर इंडिविजुअल्स। इस कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों की हमें सहभागिता बढ़ानी होगी, और साथ ही साथ उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनका हमें पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल्स, यानी हर प्रकार की एक्टिविटी में, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं उनमें उनका जो योगदान है, जो पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो मानव विकास का एक पारिस्थितिक मॉडल है उसकी हम बात करेंगे। एंड दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय उरी ब्रॉनफेन-बेनर। उरी ब्रॉनफेन-बेनर ने ये मॉडल दिया था, और इस मॉडल के तहत हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और वो कम्युनिटी लेवल पर किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी हम यहाँ पर एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे इस मॉडल के माध्यम से। तो जो सबसे छोटा लेवल है जहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल खुद होता है, अगर हम उसको सेंटर में रखें देन जो उसका सबसे प्राइमरी लेवल होगा, यानी कि वो लेवल जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है वो करता है, उसमें उसकी फैमिली, यानी उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, इस तरह का जो उसका एक पूरा सेटअप है, कहीं ना कहीं ये उस व्यक्ति के डायरेक्ट इंटरेक्शन के मोड्स हैं हम कह सकते हैं। उसका जो पीयर ग्रुप है, उसके जो टीचर्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सभी उसका माइक्रो सिस्टम ये हैं। और यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है,
और ये लोग भी इंडिविजुअल से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। देन एट नेक्स्ट लेवल, दैट इज मीजो सिस्टम, और इस तरह का जो हम कह सकते हैं एक सेटअप है या जो लेवल है, इसमें जो व्यक्ति है उसका उनसे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बट स्टिल जो इंटरेक्शन है दैट इज स्टिल देयर, और वो माइक्रो सिस्टम में जो इंटरेक्शन उसका हो रहा था उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है और काफ़ी हद तक उतना डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, बट स्टिल जो मीजो सिस्टम है वो भी बहुत हद तक इंडिविजुअल से उसका इंटरेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, टेम्पल्स, नेबरहुड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है कहीं ना कहीं उसके ये जो मीजो सिस्टम का पार्ट है ये भी उसके साथ इंटरेक्ट करता है, बट ये मैक्रो सिस्टम जितना डायरेक्ट इसका इंटरेक्शन नहीं होता। देन कम्स एक्सो सिस्टम, और एक्सो सिस्टम कहीं ना कहीं इस लेवल पे जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत हद तक इनडायरेक्ट होता है, यानी जो इंडिविजुअल है उसका इस लेवल का जो सिस्टम है उससे उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, बट स्टिल एक्सो सिस्टम का जो इम्पैक्ट है वो इंडिविजुअल के ऊपर पड़ता है। यानी कि जो उसके टीचर की फैमिली होगी, जो उसके फ्रेंड की फैमिली होगी, जो उसके पेरेंट्स का वर्क कलीग्स होंगे, यानी उसके पेरेंट्स के ऑफिस में जो लोग कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस इंडिविजुअल के जो टीचर हैं यदि उनकी फैमिली में जो लोग रहते हैं या उसकी फ्रेंड की फैमिली में जो लोग रहते हैं या जो रिलेटिव्स हैं या उसके पेरेंट्स के ऑफिस में जो लोग रहते हैं या जो लोग रिलेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं वो उस इंडिविजुअल से डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं करते, बट स्टिल उनका जो बिहेवियर होगा उनसे जो इन लोगों का इंटरेक्शन होगा, यानी उसके पेरेंट्स का, उसके टीचर्स का, उसके फ्रेंड्स का, ये उनसे जिस तरह से इंटरेक्ट करेंगे उसका कुछ इम्पैक्ट उनके बिहेवियर पे आएगा, और उनके बिहेवियर में जो इम्पैक्ट आएगा उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उस इंडिविजुअल के ऊपर पड़ेगा। यानी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो एक्सो सिस्टम का जो इम्पैक्ट है वो भी इंडिविजुअल के ऊपर पड़ रहा है, बट यहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो रहा है। देन कम्स मैक्रो सिस्टम, यानी इस तरह का जो सेटअप है वो और भी ज़्यादा ब्रॉड है, और ये हम इस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं विच इज रिलेटेड टू कल्चरल प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स। इस तरह की जो हमारी सिस्टम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मैक्रो सिस्टम का पार्ट होते हैं, और इनका इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल पर पड़ता है, बट इंडिविजुअल समहाउ इज नॉट एबल टू डायरेक्टली अफेक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स। लेकिन जब कलेक्टिव लेवल पर ये चीज़ें होती हैं, या हम यूँ कहें कि इसके लिए एक नया सिस्टम बोला गया है, एंड दैट इज क्रोनो सिस्टम, दैट विद टाइम, यानी समय के साथ साथ चीज़ों में परिवर्तन होता है और उसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आकर के मिलते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मैक्रो सिस्टम पर जो चीज़ें हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस मॉडल के अनुसार जो कम्युनिटी लेवल पर एक इंडिविजुअल किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह से जो कम्युनिटी लेवल पे इंटरेक्शन है वो इस इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है, तो इसको हमने इस मॉडल से समझने का प्रयास किया। देन वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट वांट टू ब्रिंग अ रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल स्किल्स, knowledge
एनहांसिंग कम्युनिटी रेजिलियंस एंड सिटीजन एम्पावरमेंट। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि वो इंडिविजुअल्स के साइकोलॉजिकल स्किल्स को एनहांस करें और साथ ही साथ जो कम्युनिटी रेजिलियंस है उसको बढ़ाएं और ओवरऑल सिटीजन्स को एम्पावर करें, यानी उनका सशक्तिकरण करने के जो भी साधन हो सकते हैं, जो भी उपाय हो सकते हैं उनको करें। देन community psychologists, they have a role to support the authorities to deliver on its ambitions for community empowerment, cooperation and well-being of citizens। अब हम ये देखते हैं कि हमारे अगर समाज में, सोसाइटी में हम अथॉरिटी की बात करें तो यूजुअली एक फॉर्मल अथॉरिटी के रूप में हम लोग गवर्नमेंट को देखते हैं। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं या गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी के रूप में कार्य करती है और वो एक कम्युनिटी के जो कलेक्टिव हम कह सकते हैं एम्बिशंस हैं, जिसमें कम्युनिटी एम्पावरमेंट, कोऑपरेशन एंड वेलबींग ऑफ सिटीजन्स आते हैं, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए उसको कैसे गवर्नमेंटल जो एजेंसीज़ हैं उनके इस काम में जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं या उनके इस कार्य को किसी तरीके से कैसे एनहांस किया जाए या उसमें कैसे सपोर्ट किया जाए, इसके बारे में भी वो कार्य करते हैं। देन कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट आर एंगेज्ड इन डिलीवरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट फॉर अथॉरिटीज़ वर्क प्लेस। और इस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी के साथ जो ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं, यानी सरकार के लिए जो लोग कार्य करते हैं, जिनका उद्देश्य सरकार के कार्यों को, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रेनिंग है या उनकी जो हम कह सकते हैं ओवरऑल उनका सपोर्ट है, उसको करने का भी कार्य कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट करते हैं। देन कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एंश्योर दैट पॉलिसीज़ आर साइकोलॉजिकली इन्फॉर्म्ड फॉर ओवरऑल वेलबींग। यानी कि कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का एक और महत्वपूर्ण रोल ये है कि वो ये इंश्योर करते हैं कि किस प्रकार से जो सूचनाएं हैं, जो भी पॉलिसी से रिलेटेड जो बातें हैं, वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के पास वो पहुंचनी चाहिए। उनको उसके बारे में एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए, किस तरह से वो जो पॉलिसीज़ हैं उनको अफेक्ट करेंगी, किस प्रकार से उनका उनके ओवरऑल वेलबींग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से जो अवेयरनेस है, यानी जो साइकोलॉजिकल अवेयरनेस है, उसको बढ़ाने के लिए भी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट कार्यरत हैं। अब अगला जो टॉपिक हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे अपने इस सत्र में, दैट इज़ अबाउट पॉलिटिकल साइकोलॉजी, यानी राजनीतिक मनोविज्ञान। और पॉलिटिकल साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द एवरीडे यूज ऑफ पावर इन फुलफिलिंग मोटिव्स फॉर चेंज इन द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ एंड नेशंस। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी है दैट इज फोकसिंग ऑन द पावर एस्पेक्ट, बिकॉज पावर हैज़ द इम्पैक्ट और द पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस विद इन द इंडिविजुअल्स लाइफ, विद इन द सोसाइटी। और इसलिए जो पावर है कहीं ना कहीं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो रोल है और पावर किस तरीके से इस्तेमाल की जाए, इन सभी बातों पर जो अध्ययन किया जाता है फ्रॉम द ह्यूमन पर्सपेक्टिव, उसके बारे में पॉलिटिकल साइकोलॉजी अध्ययन करती है। देन विदाउट अ हेल्दी लेवल ऑफ कंट्रोल आवर साइकोलॉजिकल वेलबींग सफर्स, एज कैन आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ एफिकेसी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज जब तक हमारे आसपास जो भी पावर सेंटर्स हैं वो उन पर एक कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि हमें कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप्स और साथ ही साथ उस पावर में जो हम कह सकते हैं हिस्सेदारी है, यानी पार्टिसिपेशन, that is required so that every individual has a sense of control over the system, over the power। और इस वजह से जब हमारे पास इस तरह का कंट्रोल नहीं होता और जब हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो पावर है उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है
या किसी भी प्रकार से हम उसको जब हम देखते हैं कि पावर में हमारी हिस्सेदारी नहीं है और ये पावर जो है ये आर्बिट्ररी हो गई है, तो इसकी वजह से जो हमारा वेलबींग है वो भी खराब होता है एंड ऑल्सो वी हैव अ लॉस ऑफ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड आवर सेल्फ एफिकेसी डिक्लाइंस। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि यदि पावर में हमारी हिस्सेदारी नहीं है और जो ओवरऑल जो सिस्टम है यदि उसमें हमारा से नहीं है, देन वी सफ़र साइकोलॉजिकली। इसलिए पॉलिटिकल साइकोलॉजी हैज़ अ रोल टू एंश्योर दैट every individual has a say or some kind of participation in this power politics. Then we talk about area for study in political psychology. अब इस बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं that emotions and identity यानी इंडिविजुअल के जो इमोशंस हैं उसके बारे में जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी है उसमें अध्ययन किया जाता है, उस पर हम कह सकते हैं कि उस पर ध्यान दिया जाता है। और इसका एक उदाहरण है कि अक्सर चुनाव के समय में हम ये देखते हैं कि व्हेनेवर देयर आर इलेक्शंस, तो इलेक्शंस के समय में यूजुअली अलग अलग पार्टीज के जो सपोर्टर्स होते हैं उनके बीच में क्लैशेस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका जितना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है एक पर्टिकुलर पार्टी से, उसकी वजह से जो उनके बीच का जो तनाव है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो इस प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एजेंसीज एंड टुवर्ड्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो है वो अध्ययन करती है और इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करती है। देन देयर इज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू स्टडी द रोल ऑफ पर्सनैलिटी इन पॉलिटिक्स। और हम ये देखते हैं कि यूजुअली पर्सनैलिटी जो उसमें ट्रेट्स की अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं उसमें जो इंडिविजुअल्स एग्रीएबलनेस और ओपननेस टू एक्सपीरियंस के ट्रेट पर जो लोग हाई हैं और वो इंडिविजुअल्स जो एक्स्ट्रावर्जन कॉन्साइशियसनेस के ट्रेट पे हाई होते हैं, ये देखा गया है वेरियस स्टडीज में दैट दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स दे आर राइट विंग्ड एंड दीज इंडिविजुअल्स दे आर लेफ्ट विंग्ड। यानी जो इनका इंक्लिनेशन है इन पॉलिटिक्स वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी से बहुत हद तक रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरह की जो रिसर्चेज हैं या जो फाइंडिंग्स हैं ये भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो फाइंडिंग्स या रिसर्च करना ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइकोलॉजी के डोमेन में आता है। देन वी कैन टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो मैं आपके सामने यहाँ शेयर करूँगा। देयर वॉज अ टाइम व्हेन देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, और इन दोनों देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से अमेरिका ने यानी यूएस ने ये कदम उठाया दैट इनके बीच में एक शांतिपूर्ण वार्ता होनी चाहिए, और वो वार्ता यूएस में ही हुई। और वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट जेरोल्ड पोस्ट हैं, उन्होंने उस समय इन दोनों ही नेताओं की, यहाँ के जो लीडर्स उस बैठक में भाग लेने आ रहे थे, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की, यानी उनके बारे में जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे उन्होंने उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की और उसके बेसिस पे इनको कैसे एक पीसफुल ट्रीटी के लिए और इनको कौन सी बातें ज़्यादा मोटिवेट करेंगी टुवर्ड्स पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द इशू, इसके बारे में वो पूरी उन्होंने प्रोफाइलिंग की और उसके आधार पर फाइनली उस स्ट्रेटजी पर बेस होकर के फाइनली वो जो पीसफुल ट्रीटी थी वो संपूर्ण हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्सनालिटी की जो स्टडी है वो भी कहीं ना कहीं सहयोग देती है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। देन वी टॉक अबाउट लीडरशिप स्टाइल्स। साइकोलॉजी में यानी पॉलिटिकल साइकोलॉजी में लीडरशिप स्टाइल्स की भी बात होती है, यानी वेदर द लीडरशिप स्टाइल इज डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक
इस प्रकार से और उसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द इंडिविजुअल्स, ऑन द ओवरऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रकार की जो स्टडीज़ हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइकोलॉजी में की जाती हैं। देन कम्स सिटीजनशिप एंड एक्सक्लूजन। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड होती है दैट हाउ इंडिविजुअल्स आर पॉलिटिकली एंगेज्ड, और इंडिविजुअल्स के बीच में पॉलिटिकल जो लिटरेसी है उसका क्या लेवल है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके बारे में भी जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी है वो इंटरेस्ट लेती है और इस एरिया में काम करती है। अगर इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं तो अभी रिसेंटली हमारे यहाँ देश में इलेक्शंस चल रहे हैं और हम देखते हैं अक्सर कि उसमें रोज़ शाम को एक डेटा आता है कि वोटर टर्नआउट कितना रहा, और वोटर टर्नआउट कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि हमारे जो देश के लोग हैं वो कितना अपनी जो देश की जो ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है या जो पावर का हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं और वो कितना ज़्यादा उसको लेकर के अवेयर हैं। तो इस प्रकार से एक हेल्दी हम कह सकते हैं सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए और एक फंक्शनिंग हम कह सकते हैं कि नेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके सभी सिटीजन्स पॉलिटिकली अवेयर हों और पॉलिटिकली एक्टिव हों और कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट करते हों जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों उनमें। और इसको पॉलिटिकल साइकोलॉजी जो है इस एरिया में कार्य करता है कि जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है जो पीपल का, इंडिविजुअल्स का, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में पॉलिटिकल साइकोलॉजी इंटरेस्टेड है और वर्क करता है। देन देयर इज़ अ केस रिलेटेड टू सेग्रीगेशन इन यूएस पब्लिक स्कूल्स, यानी यूएस के पब्लिक स्कूल्स में देयर वाज अ टाइम व्हेन ब्लैक स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू सिट इन क्लासरूम्स विद वाइट स्टूडेंट्स, यानी इनके अलग अलग स्कूल्स हुआ करते थे। और एक साइकोलॉजिस्ट उस समय मैमी क्लार्क एंड उनके हस्बैंड केनेथ क्लार्क, इन्होंने मिल करके एक रिसर्च किया और इस रिसर्च के माध्यम से इन्होंने ये प्रूव किया कि इस तरह का जो सेग्रीगेशन है, यानी इस तरह का जो भेदभाव है, जो अलगाव है, उसकी वजह से जो ब्लैक कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है और इसको, इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए। और उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट में किया था एंड फाइनली दे वॉन द केस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च। तो हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड में रिसर्चेस के माध्यम से हम किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं ब्रॉडर लेवल पे, और जो पॉलिटिक्स है ओवरऑल, जो हमारी जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें हम किस तरह से इम्पैक्ट ला सकते हैं। देन देयर इज अनदर रिसर्चर, हर नेम इज़ जेनिफर एबरहार्ट, और उनका जो एक्सपर्टीज़ है, शी इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग इन द एरिया ऑफ हिडन रेशियल बायस, और कहीं ना कहीं इस एरिया में वो स्टडी से अपने ये बताती हैं दैट उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं जो बायसनेस है वो कहीं ना कहीं इतना हिडन है। और यूजुअली इन्होंने जुडिशियल सिस्टम पे अपना रिसर्च किया है और जुडिशियल सिस्टम में इन्होंने ये देखा और इस चीज़ को इन्होंने स्टडी किया दैट जजेस आर मोर, हम कह सकते हैं वो ज़्यादा इस बात को लेकर के तैयार रहते हैं दैट वेन एवर अ ब्लैक कन्विक्ट, एक ऐसा मुजरिम उनके सामने आता है जो ब्लैक कलर का हो, तो उसको जो वो पनिशमेंट देते हैं दैट इज मोर सीवियर देन कंपेयर टू जो वाइट कन्विक्ट्स आते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह का जो एक बायस है, यानी कि ब्लैक लोगों को उनकी रेस के आधार पर उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और इस प्रकार की जो स्टडी की उन्होंने, इससे काफ़ी हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस भी आई और बदलाव भी आया। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइकोलॉजी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द ओवरऑल, जो हमारी जो किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है और किस तरह से पावर जो हमारी सोसाइटी में हमारी जो उसकी जो फंक्शंस हैं उनके बारे में। देन वी टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक टुडे एंड दैट इज फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। और अप्लाइड साइकोलॉजी को needs to equip to solve problems by better understanding how humans function, make choices
एंड कोप विद डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी कहीं ना कहीं उसको इस दिशा में आगे और कार्य करने चाहिए ताकि वो ह्यूमन फंक्शंस को और बेहतर तरीके से समझ सके, ह्यूमंस अपनी चॉइसेस कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से वो अपनी डिफ़िकल्टीज से ओवरकम करते हैं या कोप करते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा स्टडीज़ होनी चाहिए और उन स्टडीज़ की फाइंडिंग्स से ओवरऑल जो ह्यूमन लाइफ है उसको और बेटर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देन इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी हमने ये देखा है दैट देयर इज़ अ राइजिंग डिमांड फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज ड्यू टू अवेयरनेस, ड्यू टू हम कह सकते हैं कि जो स्टिग्मा बहुत हद तक पहले हुआ करता था उसका जो काफ़ी हद तक जो कम हुआ है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज है और जो अवेयरनेस है उसको लेकर के, इन कारणों से कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ रही हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी को इस एरिया में और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देन अप्लाइड साइकोलॉजी नीड्स टू अडेप्ट प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी को आगे बढ़ करके कुछ जो हमारी करंट प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं विद इन द सोसाइटी, उनको एड्रेस करना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए, जैसे टू एड्रेस द इशू ऑफ इनइक्वालिटी, टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो टू मेक सोशल साइंस सिनर्जीज, यानी कि जो अन्य सोशल साइंस के विषय हैं उनके साथ किस तरह से सामंजस्य बना के और हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, फॉर द ह्यूमन कम्युनिटी, इसके भी ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए एज अप्लाइड साइकोलॉजी। और अब हम लास्ट में बात करेंगे दैट फॉर स्टूडेंट्स आई हैव अ टास्क, और मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ दैट यू हैव टू वर्क ऑन SWOT ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। और ये एस यहाँ पर है स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस and O for opportunity and T for threats। यानी आप सभी छात्रों को ये एक असाइनमेंट में दे रहा हूँ कि इन सभी सत्रों को सुनने के बाद अप्लाइड साइकोलॉजी की फील्ड में आपको क्या लगता है कि अप्लाइड साइकोलॉजी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फर्दर, और किस तरह की थ्रेट्स हैं इस विषय के सामने। तो इन सभी पर आपको एक अपने विचार रखने हैं और एक इस तरह का आपको एक एनालिसिस करना है। तो इस प्रकार से हमने अपने इस पूरे कोर्स में विभिन्न जो एरियाज़ हैं जहाँ पर अप्लाइड साइकोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कह लें कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और थियरीज़ का इस्तेमाल करके हम ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस तरह के हमने अपने इस पूरे कोर्स में अलग अलग एरियाज़ पे डिस्कशन किया जहाँ पर साइकोलॉजी कार्यरत है, और हम अब अपने इस हम कह सकते हैं कि कोर्स की आज इस अंतिम सत्र में हमने अभी तक बहुत सी चर्चाएं की जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी की हमारी समझ को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने में उससे मदद मिलेगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस पूरे कोर्स से आप लोग लाभान्वित होंगे और जो आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर होगी और इस एरिया में, इस विषय में आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो आज के अपने इस सत्र को समाप्त करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे सभी सत्रों को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।